नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज जब हम दशहरे के एक दिन बाद मिल रहे हैं तो देखते हैं कि हम अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव तो मनाते हैं, पर अपने सामने हो रहे अधर्म को हम देख नहीं पाते हैं। हमारे सामने किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, हमारे सामने किस तरीके से विष बीज जो हैं वो रक्त बीज के रूप में प्रकट हो रहे हैं, हमारे सामने किस तरीके से चुनौती दी जा रही है, देश को तोड़ने की चुनौती दी जा रही है, अलग अलग राष्ट्रीयताओं का सवाल उठाया जा रहा है। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो देश को कमज़ोर करने की प्रयास के रूप में देखे जाने चाहिए। और अभी वक्त है, अभी लक्षण थोड़े थोड़े दिखने शुरू हुए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो संभालना बहुत भारी होगा, हमें बहुत जनहानि का भी सामना करना पड़ सकता है, हमें देश में अशांति और अराजकता का माहौल भी देखना पड़ सकता है। 2 दिन पहले, 2 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए, 24 घंटे पहले सिंगू बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान अपना 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए धरना दे करके बैठे हैं, उसके पास में एक लखबीर सिंह जो तरन तारण का रहने वाला डेली वर्कर मजदूर आदमी था और समाज के वंचित वर्ग से आता था, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। जिन लोगों ने नृशंस हत्या की उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वो लोग अपने आप को खालिस्तान का समर्थक बताते हैं, वो लोग भिंडरवाले को संत बताते हैं जिसने हजारों लाशें इस भारत के ऊपर गिराई हैं। अभी हम भिंडरवाला की बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे वरना फिर वही राजनीतिक बात लगेगी, पर मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से एक किसान आंदोलन जो किसानों की समस्याओं को लेकर के आया था वो एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम में आ रहा है। ये जो लोग बात करते हैं कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत कि हम किसानों की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात तो कर ही नहीं रहे। वो बंगाल चले जाते हैं चुनाव प्रचार में, वहाँ के लोगों को जो है वो देश के खिलाफ भड़काते हैं, अराजकता का माहौल बनाते हैं। वो उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, वो हरियाणा चले जाते हैं, वहाँ पर सारे ये जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, जो इसको कहना चाहिए कि बेईमान बुद्धिजीवियों का जमावड़ा है। किस तरीके से ये जो किसान आंदोलन के जो ये जगह जगह धरने प्रदर्शन इन्होंने लगा रखे हैं। भाई राजस्थान का बॉर्डर का तो मैं जानता ही हूँ, वहाँ पर लोग ही नहीं हैं, पर राजस्थान सरकार के संरक्षण में वहाँ टेंट चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बॉर्डर पर है, सिंगू बॉर्डर पर, और वहाँ पर एक आदमी की हत्या कर दी जाती है। सोचने का विषय नहीं है, हत्या कौन कर रहा है? जो अलग खालिस्तान की मांग करते हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि हम जब हमने भारत को एकजुट एक सूत्र की बात कही है, हम भारत की विशालता की बात करते हैं, भारत की विविधता की बात करते हैं, भारत की एकता की बात करते हैं, तब कोई ना कोई इस तरीके से विषय होता है जहाँ पर वो अलग अपनी राष्ट्रीयता को प्रकट करना चाहते हैं। और ये बेईमान बुद्धिजीवी जो हैं ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। वो मानते हैं कि कई स्टेट्स का, कई चीज़ों का एक जबरन किया हुआ समूह है। वो अलग अलग हिस्सों में देश में जो है उसको अलग करने की वकालत करते हैं। बंगाल में जो ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा वो बंगाली राष्ट्रवाद के ऊपर लड़ा, बंगालवाद के ऊपर लड़ा। पंजाब में ये लोग अलग खालिस्तान को लेकर के उठ खड़े हुए हैं। इस देश में ऐसे न जाने कितने समूह हैं और कितने ऐसे वर्ग हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है और वो पहचान को भारत से अलग रखना चाहते हैं।
तो भारत से अलग पहचान रख करके क्या करेंगे? हम सब थोड़ा थोड़ा मिलकर के ही संपूर्ण रूप से भारतीय होते हैं। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलके ही इस हिंदुत्व की परिकल्पना को साकार करते हैं। क्या हम में से जो लोग अभी आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा है कि यदि अंग्रेज जाते और वो सारी जो जाते समय सारा भारत का बंटवारा रियासतों में कर जाते तो क्या होता? क्या सोचा है कि यदि सरदार पटेल भारत का एकीकरण नहीं करते, सभी रियासतों को एक संविधान के अंदर लाने की बात नहीं करते तो क्या होता? हम जिस विशालता और जिस शक्ति के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं, उसको क्षीण करने की कोशिश हो रही है और हम लोग चुप हैं। हम दशहरे का रावण जला करके ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। निजी स्वार्थ और राजनीतिक लोलुपता, ये दो ऐसे हथियार बन गए हैं जिसके कारण यदि पूरे देश की अखंडता नष्ट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं पर बहस सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई यदि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यदि सत्ता में आते हैं तो वो आते हैं, आज तो वो संविधान की शपथ ले रहे हैं, पर जिस दिन वो बहुमत में होंगे उस दिन क्या इस संविधान को पूजेंगे? वो शरिया के हिसाब से देश चलाएंगे। तो जिन लोगों का इस संविधान में विश्वास नहीं है, जिस संविधान की दुहाई दिन रात सब लोग दिया करते हैं, जिन लोगों का इस संविधान में विश्वास नहीं है, उन लोगों के प्रति हम इतने उदार कैसे हो सकते हैं? हम कैसे इसको लोकतंत्र का जामा पहना करके उनकी गलत बातों को सही मान सकते हैं, उनकी गलत बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं? आखिर ये देश मेरा है, ये देश हमारा है। और यदि हम अपने देश और हमारे देश को, अपनी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को यदि हम नहीं बचा पाएंगे, हम उनकी रक्षा के लिए नहीं खड़े हैं, तो फिर हम किस लिए खड़े हैं? हम यदि ये सोचें कि ये काम भी नरेंद्र मोदी करेंगे, तो सारे काम नरेंद्र मोदी से नहीं होते, सारे काम सरकारों से नहीं होते। जनमत, जन दबाव, ये भी कोई चीज होती है। जयपुर से दिल्ली जाना हो तो 2.5 किलोमीटर घूम करके जाना मंजूर है, पर खड़े होकर के प्रतिकार करना। और आज के बाद, इस घटना के बाद, लखवीर सिंह की हत्या करने के बाद तो कौन व्यक्ति प्रतिकार करेगा? खुले आम ऐसे लोग, आपराधिक मानसिकता के लोगों को संरक्षण मिल रहा है। जो लोग लखीमपुर खीरी के ऊपर नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे, डांस कर रहे थे कि उनको राजनीतिक संजीवनी मिल गई, वो लखवीर सिंह के मरने के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। यदि राजनीति भी करनी है तो कम से कम न्याय संगत राजनीति तो हो। केवल अपना धर्म, क्या कहना चाहिए, ये धर्म भी नहीं है, अपना धर्म को पूरा करते हैं वो लोग, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इसका जो उल्टा है वो है अधर्म सापेक्ष। तो जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं वो क्या अधर्म सापेक्ष है? उनके लिए कोई भी अधर्म होता रहेगा, वो चीजें चलती रहेंगी और कोई प्रतिकार नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अखबारों, टीवी, मीडिया पर बहस चल रही है, अखबारों में खबर छप जाती है, हम पढ़ते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। आखिर हम कब चेतेंगे? कब अपनी विराटता को महसूस करेंगे? कब इस देश को महसूस करेंगे? ये चिंता का विषय है, ये चेतने का समय है, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न नहीं है, ये आपके आने वाली जनरेशन के लिए प्रश्न है। जहाँ पर एक जाति के लोग बहुलता में हो जाते हैं, वो जाति के हिसाब से वोट करते हैं। वो संविधान का क्या हुआ जिस संविधान की शपथ लेते हैं लोग? नेता तक जाति के आधार पर बातें करने लगे। तो जब जिस जाति का बहुमत होगा उस जाति के हिसाब से फैसले होने लगेंगे, तो एक दिन ये देश में जब पूरा का पूरा मजहबीकरण हो जाएगा,
और पूरे के पूरे लोग जब एक ही मजहब को मानने वाले लोग हो जाएंगे तब क्या करेंगे? तो जिस समस्या को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिस समस्या को आप देख करके आंखें मूंद रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन उनसे कैसे मुकाबला करेगी, ये सोचने का विषय है। और जरूरत इस बात की है कि हम सभी आगे आए और भारत सरकार से भी ये मांग करें कि जो लोग भारत के अलावा, भारतीय संविधान के अलावा अपनी मनोगत रखते हैं, अपनी निष्ठाएं रखते हैं, उन सब के साथ वैसे ही कुटिलता से व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही कठोरता के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा हम कश्मीरी आतंकवादियों के साथ करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।